जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हिंदी साहित्य संबंधी वन लाइनर फैक्ट सीरीज के तहत जो हम आज शुरू करने वाले हैं वो है खंड भाषा विज्ञान। तो देखिए, प्रीवियस के जो भी हमने सेशन करवाए हैं कंडक्ट, उनमें हमने हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी जो भी PYQ थे वो सभी कंप्लीट कर दिए हैं। और भाषा विज्ञान के तहत जिस प्रकार के फैक्ट वाइज क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सारे का जो एक संग्रह है वो लेकर हम उपस्थित हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो हम ध्यान देते हैं कि भाषा विज्ञान संबंधी पारिभाषिक शब्दावली के तहत इसे कैसे विस्तारित किया गया है। तो भाषा विज्ञान जो होता है वो एक ऐसा ब्रांच है विज्ञान के तहत हिंदी साहित्य में जिसमें भाषा की उत्पत्ति, स्वरूप और उनके विकास का निर्धारण किया जाता है, वो भी बहुत ही एनालिटिकल ढंग से। भाषा शब्द निकला कहाँ से है, तो ये जो पूछा जाता है कि भाष धातु से निकला है और इसका अर्थ क्या होता है, व्यक्त वाक, अर्थात उस भाषा को इसे कहते हैं जो व्यक्त वाणी के रूप में अभिव्यक्ति दी जाती है। और इसके बारे में महर्षि पतंजलि जी द्वारा व्याख्यायित किया जाता है कि जो वाणी वर्णों में व्यक्त हो सके उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। तो कभी कभी इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है कि ये किसके द्वारा कथन कहा गया है, तो इन्हें हमें ध्यान देना है कि महर्षि पतंजलि, बाबूराम सक्सेना या डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जो कि बहुत बड़े व्याकरण सिद्ध व्यक्ति हैं, तो इनके द्वारा भी इस तरीके से कहा गया है कि भाषा जो होता है वो निश्चित प्रयत्नों को फलस्वरूप मनुष्य के मुख से जो निश्चितता हवा सार्थक ध्वनि समष्टि रूप में, ना कि सिर्फ व्यष्टि। समष्टि क्या होता है कि समाहित क्या करता है, अपने में समस्त चराचर को अपने में समाहित करता है। ऐसे में जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो उसे भोलानाथ तिवारी के द्वारा कहा जाता है कि ये है भाषा। यहाँ पे बाबूराम सक्सेना के द्वारा उद्धृत किया गया है कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। तो यहाँ पे हमने देखिए जो भी प्रसिद्ध विद्वान रहे हैं भाषा संबंधी जिन्होंने अपने द्वारा पारिभाषित किया है उनकी कुछ पंक्तियों को उद्धृत किया है। अब आते हैं बहुरूपीय भाषा परिवार। तो हम भाषा परिवार में देखते हैं कि हमारी हिंदी आखिर निकली कहाँ से है। तो बहुरूपीय परिवार को आर्य भाषा या इंडो जर्मनिक भारत हिंदी परिवार के अन्य नामों से भी जानते हैं। बहुरूपी परिवार की 10 शाखाएं हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको, इस तरीके से क्वेश्चन आता है कितनी शाखाओं में ये बटा है, तो ये करीबन 10 शाखा में बटा है जिन्हें 2 भागों में बांटते हैं। एक है सतम, दूसरा है केतुम। ये आप जब व्याकरण पढ़ते हैं, ये सामान्य हिंदी के जो विद्यार्थी उनके लिए भी उपयोगी है। ये क्वेश्चन आते हैं कि सतम और केतु में किसे विभाजित किया जाता है। इवन ये भी क्वेश्चन आता है कि केतुम के तहत कौन कौन आते हैं, सतम के तहत कौन कौन आते हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखना है। तो टोटल हमने बताया कि ब्रांचेज में ये 10 शाखाओं में बटा हुआ है, 2 भाग हैं इसके, सतम और केतुम। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कौन से केतुम के तहत आते हैं और कौन से सतम के तहत आते हैं। देखिए, केतुम जो होता है उसके तहत जर्मनी, केल्टिक, ग्रीन, तोखरी, हिटाइट, इटालिक। और सतम के तहत आता है भारतीय, ईरानी, बाल्टोस्लाविक, आर्मीनी, आल्बनी। ये याद करने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि आपको यदि केतुम का ना याद हो तो ये 4 सतम का याद रख लीजिए। इससे क्या होगा, जब आपके सामने ऑप्शन प्रोवाइड किया जाएगा तो आप सेलेक्ट कर पाएंगे कि सतम के तहत तो ये चारों आते हैं, तो जितने भी एक्स्ट्रा आते हैं वो सब केतुम के तहत आएंगे। तो भारतीय, ईरानी, बाल्टोस्लाविक, आर्मेनी और अल्बानी, तो ये चारों सतम का ध्यान रखिए। बाकी ये जर्मनी, केल्टिक, ग्रीन, तोखरी, हिटाइट, इटालिक ये सभी आते हैं। देखिए, ये ध्यान रखना इसलिए ज़रूरी है कि ये क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस सीरीज में आपके कराया है भाषा खंड में, और काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो इससे अगर आपको ये आइडिया लगाना है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो जल्दी हम जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाली प्लेलिस्ट है उसको भाषा खंड के क्वेश्चन से अपडेट कर देंगे। तो उससे आपको ये पता चलेगा कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आते हैं। इसके प्रीवियस के जो भी लेक्चर हैं करीबन 118, उसमें तो हमने हिंदी साहित्य के इतिहास से अलग अलग जो आप रीतिकाल, भक्तिकाल जो काल देखते हैं उन संबंधी क्वेश्चन को करवाया, गद्य साहित्य की विविध विधाओं को कराया है, परंतु भाषा खंड के क्वेश्चन को अपडेट करना है। तो इससे आपको आइडिया होगा कि क्वेश्चन कैसे आता है। यहाँ पे जो भारतीय आर्य भाषा है, भारतीय आर्य भाषा समूह को कालक्रम की दृश्य निम्न वर्गों में बांटा गया है: चरण, भाषा और समय। देखिए, प्राचीन जो आर्य भाषाएं हैं वो 2000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व है। ये प्राचीन आर्य भाषा को हम वैदिक और लौकिक में विभाजित करते हैं। जो वैदिक है वो 2000 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, और जो लौकिक संस्कृति है वो 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी, है ना। तो प्राचीन आर्य भाषा हो गया आपका 2000 से 500। ये पूरा जो समय ले रहा है इसको विभाजित कर दिया 2000 से 1000 में, और फिर लौकिक को 1000 से 500 में।
अब यदि हम बात करें मध्यकालीन आर्य भाषा की, तो जो मध्यकालीन आर्य भाषा है वो 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी में, और ये मध्यकालीन को पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट में विभाजित करते हैं। और जो पाली है उसको 500 से 1 ईस्वी, और प्राकृत को 1 ईस्वी से 500 ईस्वी, और फिर अपभ्रंश अवहट को 500 से 1000 ईस्वी। आधुनिक जो आर्य भाषा है उसमें आता है हिंदी, बांग्ला, उड़िया, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, तो 1000 ईस्वी के आसपास ये आता है। अब यहाँ पे देखिए एक एक करके हम देखते हैं अपभ्रंश मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था। तो देखिए अपभ्रंश के बारे में बताया गया है कि अपभ्रंश जो है, जो कि मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था है। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। तो तीसरी अवस्था जो मध्यकालीन की अपभ्रंश है, इसका प्रयोग 6ठी सदी से होने लगता है। अपभ्रंश को क्या कहते हैं, तो अपभ्रंश को यदि देखें तो अपभ्रंश को कहते हैं अवहंस नाम से भी आता है, ग्रामीण भाषा, देसी भाषा। अपभ्रंश को अवहंस, ग्रामीण भाषा, देसी भाषा, आभीरी आदि नामों से जाना जाता है। पतंजलि के महाभाष्य में अपभ्रंश का प्रमाणिक प्रयोग देखने को मिलता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश के बारे में कहा गया है कि अपभ्रंश नाम पहल जो है कहाँ पे मिला था, तो शुक्ल जी के अनुसार जो है अपभ्रंश नाम पहल बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। डॉक्टर हरदेव बारी ने 7वीं सदी से 11वीं सदी तक के समय को अपभ्रंश का स्वर्णकाल कहा है। किसने? हरदेव बारी ने 7वीं से लेकर 11वीं सदी तक के समय को अपभ्रंश का स्वर्णकाल कहा है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, उनका वर्गीकरण देखें तो आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास जो है वो अपभ्रंश से हुआ है। हार्नले का आधुनिक भारतीय भाषाओं का जो वर्गीकरण है यहाँ पे दिया है वर्ण और भाषाएं। तो क्रमशः यहाँ पे देखें जो पूर्व गौड़ियन, तो इसमें आता है पूर्वी हिंदी, बांग्ला, असमी, उड़िया। पश्चिमी गौड़ियन में आता है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, सिंधी, पंजाबी। उत्तरी गौड़ियन में गढ़वाली, नेपाली, पहाड़ी, और दक्षिणी में मराठी। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने ग्रियर्सन के वर्गीकरण की आलोचना ध्वनिगत एवं व्याकरणगत आधारों पर करते हुए अपने वैज्ञानिक वर्गीकरण निम्न वर्गों में प्रस्तुत किए हैं। उदीच्य के तहत सिंधी, लहंदा, पंजाबी। प्रतीच्य के तहत राजस्थानी और गुजराती। मध्यदेशी के तहत पश्चिमी हिंदी। प्राच्य के तहत पूर्वी हिंदी, बिहारी, उड़िया, असमिया, बंगला, और दाक्षिणात्य के तहत मराठी। तो ये जो है डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने ग्रियर्सन के वर्गीकरण की आलोचना की, और आलोचना ध्वनिगत एवं व्याकरणगत आधार पर करते हुए जो अपना वैज्ञानिक वर्गीकरण है वो उन्होंने उदच्य, प्रतीच्य, मध्यदेशीय, प्राच्य, दाक्षिणात्य में विभाजित किया है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने सुनीति कुमार के वर्गीकरण में सुधार कर अपनी वर्गीकरण यानी अपना जो है सुनीति कुमार का जो क्लासिफिकेशन है उसमें सुधार कर अपना क्लासिफिकेशन जो है प्रस्तुत किया है। वो है उदीच्य में सिंधी, लहंदा, पंजाबी। प्रतीच्य में गुजराती। मध्यदेश में राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी। प्राच्य में उड़िया, असमिया, बंगला। दाक्षिणात्य में मराठी। भोलानाथ तिवारी का अपभ्रंश आधारित वर्गीकरण क्या है? तो इन्होंने ब्राह्मण पैसाची में लहंदा, पंजाबी, सिंधी, हिंदी को किया है। सौर सेनी मध्यवर्ती में राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती, पश्चिमी हिंदी। अर्ध मागधी मध्य पूर्वी में पूर्वी हिंदी। मागधी पूर्वी में बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया। महाराष्ट्र दक्षिणी में मराठी। प्रमुख आधुनिक जो आर्य भाषा है एवं उनका परिचय दे तो लहंदा को क्या कहते हैं? लहंदा का अन्य नाम हिंदकी है। यानी हिंदकी, मुल्तानी, जटकी नाम से भी लहंदा को कहा जाता है। हिंदकी, मुल्तानी, जटकी। लहंदा का शाब्दिक अर्थ पश्चिमी होता है। लिपि लंडा शारदा लिपि का एक उपशाखा है। गुजराती की बात करें तो इसका लिपि गुजराती नाम से ही जाना जाता है। इसमें सिरुरेखा नहीं होता, गुजराती में जो है सिरुरेखा नहीं होता है। और जो सिंधी है, सिंधी इसका अपना लिपि लंडा होता है सिंधी का, और लेकिन यह गुरमुखी और फारसी में भी लिखा जाता है। यह सिंधु नदी के दोनों किनारों पर बोला जाता है। प्रमुख बोलियां हैं धरेली, लाड़ी, विचोली। पंजाबी की बात करें तो इसकी लिपि है गुरमुखी। प्रमुख इसकी बोलियां हैं माझी, राठी, डोगरी। मराठी की बात करें तो इसकी लिपि देवनागरी लिपि है। मुख्य बोलियों में कोंकणी, नागपुरी, महारी। असमी जो है इसकी लिपि बंगला है। इसकी मुख्य बोली है विष्णुपुरिया। उड़िया इसकी लिपि ब्राह्मी की उत्तरी शैली से विकसित लिपि है। प्रमुख बोलियां जो है गंजामी, भद्री, संभलपुरी।
हिंदी की उपभाषाएं और बोलियों को क्रमशः देखें तो अपभ्रंश, उपभाषा, बोलियाँ। देखिए सौरसेनी जो अपभ्रंश है, सौरसेनी अपभ्रंश में देखें तो यहाँ से उत्पन्न होता है पश्चिमी हिंदी। इसके अलावा सौरसेनी से राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। देखिए उपभाषा, पहले ये सौरसेनी है, सौरसेनी से पश्चिमी हिंदी उपभाषा, राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी। तो यहाँ पे जैसे पश्चिमी हिंदी सौरसेनी से निकला है, तो पश्चिमी हिंदी तो एक उपभाषा है ना, उपभाषा के तहत इसके 5 जो बोलियां हैं, उन बोलियों में पश्चिमी हिंदी के तहत कौन कौन सी बोली आती हैं? कौरवी, जिसे खड़ी बोली भी कहते हैं, बुंदेली, ब्रजभाषा, तो ब्रजभाषा भी आता है, कौरवी, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी, जिसको बांगरू भी कहते हैं। और जो सौरसेनी अपभ्रंश की उपभाषा के रूप में राजस्थानी हिंदी है, तो राजस्थानी हिंदी से निकला है मारवाड़ी, जयपुरी, मालवी, मेवाती। इसके बाद पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी से कुमाऊनी, गढ़वाली और अर्धमागधी जो है इससे पूर्वी हिंदी। अर्धमागधी से अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है। तो अवधी हो गया, बघेली हो गया, छत्तीसगढ़ी। इनके अलावा मागधी से बिहारी हिंदी, और बिहारी हिंदी से निकला है भोजपुरी, मगही, मैथिली। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत मुख्य रूप से 5 बोलियां होती हैं, लेकिन कुछ विद्वान दक्षिणी बोली को छठी बोली के रूप में भी मानते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने पश्चिमी हिंदी के तहत 2 अन्य बोलियां मानी है। तो पश्चिमी हिंदी के तहत 2 अन्य बोलियों में उन्होंने ताजुबेपेक्की तथा निमाड़ी को भी स्वीकार किया है। पश्चिमी हिंदी उपभाषा और प्रमुख बोलियों की बात करें तो जो पश्चिमी हिंदी उपभाषा है, पश्चिमी हिंदी उपभाषा या भाषा का सबसे बड़ा उपवर्ग है। इसके तहत 5 बोलियां आती हैं। इसका क्षेत्र पश्चिम में अम्बाला से लेकर पूर्व में कानपुर की पूर्व सीमा तक, उत्तर में देहरादून से दक्षिण में मराठी की सीमा तक। इस क्षेत्र के बाहर दक्षिण में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र, कर्नाटक और केरल के प्रायः मुसलमानी घरों पश्चिमी हिंदी का ही रूप दक्षिणी हिंदी में व्याप्त होता है। पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां जो हैं वो है, पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियों में देखिए ब्रजभाषा। ब्रजभाषा यानी ब्रज का अर्थ है गो, असली अर्थात जहाँ गाय रहती हो। इस बोली का आरंभिक रूप आदिकालीन साहित्य में पिंगल तथा मध्यकाल में भाखा नाम से मिलता है। भुक्सा, भरतपुरी, डोंगी, अंतर्वेदी, माथुरी आदि ब्रजभाषा की मुख्य उपबोलियां हैं। बंगाली कवि ईश्वरचंद्र गुप्त ने ब्रजबोली शब्द का सबसे पहला प्रयोग किया। ब्रजभाषा क्षेत्र, इस बोली का प्रमुख क्षेत्र मथुरा, आगरा और अलीगढ़ आदि जिलों में शुद्ध रूप से मिलता है, और अन्य जिले हैं बरेली, बदायूं, एटा, मैनपुरी, गुड़गांव, भरतपुर, करौली। और खड़ी बोली में देखें तो खड़ी बोली यानी कौरवी, खड़ी बोली का कौरवी नाम राहुल सांकृत्यायन ने दिया है। खड़ी बोली का कौरवी नाम किसने दिया? सांकृत्यायन ने। इस बोली का अन्य नाम भी है हिंदुस्तानी, सरहिंदी और कौरवी। यह बोली यूपी के रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर में बोली जाती है तथा दिल्ली से सटे क्षेत्र में प्रमुख रूप से बोली जाती है। बुंदेली, ये बुंदेलखंड में बोली जाती है, और बुंदेलखंड नाम बुंदेल राजपूतों के नाम पर पड़ा है। इसकी एक उपबोली है जिसका नाम है बनाफरी, तो एक ये भी नाम है, बुंदेली का एक नाम बनाफरी भी है। और इसका प्रमुख क्षेत्र झांसी, जालौन, अमिटपुर, बांदा, छतरपुर सागर, ग्वालियर, भोपाल, ओरछा, नरसिंहपुर, सिवानी, होशंगाबाद आदि प्रमुख जिलों में बोली जाती है। कन्नौजी बोली संस्कृत के कान्यकुब्ज शब्द से कन्नौजी विकसित हुआ है। यह बोली उत्तर प्रदेश के कानपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, पीलीभीत, इटावा, शाहजहाँपुर आदि जिलों में मुख्य रूप से बोली जाती है। हरियाणवी बोली बांगरू, इस बोली को ग्रियर्सन बांगरू नाम दिए हैं, और ग्रियर्सन ने बांगरू नाम दिया, और हरियाणवी को जाटू भी कहते हैं। यह बोली दिल्ली, कुरुक्षेत्र, करनाल, हिसार, पटियाली क्षेत्रों में बोली जाती है। पूर्वी हिंदी उपभाषा एवं उनकी बोलियाँ। पूर्वी हिंदी क्षेत्र का वो जो प्राचीन काल में उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल था, यह क्षेत्र उत्तर से लेकर दक्षिण तक दूर दूर तक फैला था। इसके तहत उत्तर प्रदेश में अवधी और मध्य प्रदेश में बघेली तथा छत्तीसगढ़ी का सारा क्षेत्र आता है। पूर्वी हिंदी के तहत 3 प्रमुख बोलियां आती हैं। पूर्वी हिंदी के तहत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अब इसमें देखिए जो अवधी है, ये बोली प्रमुख रूप से अवध क्षेत्र में बोली जाती। इस बोली के लिए कोशली बैशवाड़ी शब्द का भी जिक्र आता है। यह बोली उत्तर प्रदेश के अयोध्या, लखनऊ, लखीमपुर, बहराइच, गोंडा, सीतापुर, फैजाबाद, रायबरेली, इलाहाबाद, जौनपुर, बीजापुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। और जो बघेली है, यह बोली जो है रीवा के आसपास क्षेत्रों में मुख्य रूप से बोली जाती है।
इनकी प्रमुख उपबोलियां हैं जुड़ार, गहोरा और तिरहाली। तो बघेली की है उपबोलियों में जुड़हार, गहोरा और तिरहाली। यह बोली मध्य प्रदेश में रीवा, दमोह, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, दमोह यहाँ सब बोली जाती है। उत्तर प्रदेश में यह बोली बांदा, फतेहपुर, हमीरपुर आदि जिलों के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी, यह बोली छत्तीसगढ़ राज्य की भाषा। इतिहास इसका दक्षिणी कौशल, मतलब कि इसका इतिहास में जो जिक्र आता है वो दक्षिणी कौशल के नाम से। इसको लरिया या खलटाही भी कहते हैं। इसकी मुख्य बोलियां हैं सरगुजिया, सदरी, बैगानी। यह बोली सरगुजा बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, कांकेर और रायपुर, खैरागढ़ जिलों में मुख्य रूप से बोली जाती है। बिहारी हिंदी इस उपभाषा की 3 प्रमुख बोलियों में है भोजपुरी, मगही, मैथिली। भोजपुरी बोली जो है, भोजपुरी का बोली के अर्थ में जो प्रयोग होता है ये 1889 ईस्वी में सबसे पहले प्रयोग में आया। बिहारी हिंदी उपभाषा की सबसे अधिक अगर बोली जाने वाली बोली है तो भोजपुरी। प्रचलन की जैसे हिंदी की सबसे बड़ी बोली है कौन सी? भोजपुरी। और भारत के बाहर भी मॉरिशस, फिजी यहाँ सब बोली जाती है। भोजपुरी का शेक्सपियर भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। प्रमुख क्षेत्र इसका है बिहार, छपरा, सीवान, गोपालगंज, भोजपुर, भभुआ, रोहतास, सासाराम, मोतिहारी, चंपारण आदि जिलों में। उत्तर प्रदेश में भी ये वाराणसी में, गाजीपुर, देवरिया, बलिया, आजमगढ़, मऊ, महाराजगंज, चंदौली, संत कबीर नगर, सोनभद्र, कुशीनगर, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, बस्ती यहाँ सब बोली जाती है भोजपुरी। झारखंड में भी भोजपुरी बोली जाती है, वो भी झारखंड के पलामू और रांची जिलों में। दूसरा यहाँ पे मगही आता है, जो जिक्र मगही या मागधी, ये मगध की भाषा, इसका अर्थ मगही शब्द मागधी का विकसित रूप है। और प्रमुख क्षेत्र अगर देखें इसका तो प्रमुख क्षेत्र है बिहार में पटना, गया, मुंगेर, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, जमुई, शेखपुरा, औरंगाबाद, भागलपुर, लखीमसराय आदि जिलों में। झारखंड में हजारीबाग और पलामू जिलों में बोली जाती है। मैथिली मिथिला में बोली जाने वाली बोला मैथिली कहलाती है बोली जो है। जुलाहा छिकछिकी मैथिली की उपबोली है। मैथिली संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। प्रमुख क्षेत्रों में अगर देखें तो पूर्वी चंपारण, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया, दीनापुर, दुरहुज तथा नेपाल के तराई क्षेत्र। विभाषा के रूप में यह बोली का विस्तृत रूप है। विभाषा किसे कहते हैं भाषा के अलावा? तो विभाषा ये होता है कि यह बोली का जो है विस्तृत रूप है जिसमें साहित्य आदि रचा जाने लगता है। विभाषा में विभाषा कहलाता है। विभाषा का रूप बोली की अपेक्षा अधिक परिष्कृत एवं व्याकरण सम्मत होता है। बाबू श्याम सुंदर दास के अनुसार एक प्रांत या उपप्रांत की बोली तथा साहित्य रचना विभाषा कहलाती है। विभाषा की विशेषताएं: विभाषा का क्षेत्र बोली से विस्तृत होता है या एक प्रांतीय भाषा होती है। विभाषा अपने क्षेत्र की मुख्य भाषा होती है। यह बोलचाल एवं साहित्य दोनों की भाषा होती है। लिपि की बात करें तो लिखावट भाषा की सभी ध्वनियों के लिए निर्धारित प्रतीक चिन्हों को लिपि कहते हैं। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए वे वर्ण कहलाते हैं, पर जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। प्राचीन रूप में भारत में कितनी लिपियां प्रसिद्ध थी? तो 3 लिपि। एक सिंधु घाटी लिपि जो कि चित्रात्मक थी, खरोष्ठी थी, ब्राह्मी थी। और जो ब्राह्मी लिपि है इसी के विकास क्रम को देखें तो ब्राह्मी लिपि जो है ये विकसित हुआ और ब्राह्मी लिपि विभाजित हुआ दक्षिणी शैली, उत्तरी शैली में। दक्षिणी शैली में यहाँ पे तेलुगु, कन्नड़, तमिल लिपियों का विकास होता है और उत्तरी शैली फिर गुप्त लिपि और इसके बाद ये गुप्त लिपि सिद्ध तांत्रिका या कुटिल लिपि इसमें विभाजित होता है। फिर इसके बाद जो है सिद्धात्विका या कुटिल लिपि को आगे विभाजित करते हैं देवनागरी लिपि और शारदा लिपि में। 9वीं सदी में देवनागरी और 10वीं में शारदा लिपि। अब यहाँ पे देखिए जो देवनागरी लिपि है इसका विकास कुटिल लिपि से हुआ। देवनागरी लिपि का सबसे पहले प्रयोग जो है वो गुजरात के राजा जयभट्ट 7वीं-8वीं सदी के एक शिलालेख में करते हैं। राष्ट्रकूट, नरेश और विजयनगर के राजाओं के राज्यकाल में इसका भरपूर प्रसार हुआ। इस समय यह लिपि हिंदी प्रदेश के अतिरिक्त महाराष्ट्र और नेपाल में प्रचलित है। सारा वैदिक और संस्कृत वांग में जो है वो देवनागरी लिपि में ही उपलब्ध होता है। देवनागरी लिपि नाम के विषय में कई मत हैं। गुजरात में सबसे पहले प्रचलित होने से वहाँ के पंडित वर्ग अर्थात नागर ब्राह्मणों के नाम से इसे नागरी कहा गया। देव भाषा संस्कृत में इसका प्रयोग होने से इसके साथ देव शब्द जुड़ गया, वहीं से इसका नाम देवनागरी हुआ। देवनागरी लिपि की विशेषताएं देखें तो देवनागरी में एक वर्ण से एक ही ध्वनि संकेतित होता है।
विशेषताओं में देखें तो देवनागरी में जो है एक वर्ण से एक ही ध्वनि संकेतित होता है, अन्य भाषाओं में ऐसा नहीं है। इस लिपि में एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण। तो पहली चीज़, एक वर्ण से एक ध्वनि, एक ध्वनि के लिए एक वर्ण। देवनागरी लिपि में प्रत्येक अक्षर उच्चरित होता है, जबकि अंग्रेजी में कई मूक होते हैं। देवनागरी लिपि में वर्ण क्रम जो है वैज्ञानिक है। इस लिपि में लेखन और मुद्राओं के अक्षर एक रूप हैं। देवनागरी लिपि अक्षरात्मक यानी अक्षरात्मक लिपि है। देवनागरी लिपि के दोष देखें तो इनके अक्षरों की बनावट बहुत जटिल है। इनको लिखना सीखना काफ़ी कठिन होता है। देवनागरी लिपि में मुद्रण तथा टंकण करना कठिन है, क्योंकि वर्णों और मात्राओं को मिलाकर 400 से भी अधिक टाइप करने पड़ते हैं। शिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक है देवनागरी में, इसके कारण समय की बर्बादी होती है। तो देखिए, लेकिन लगता जरूर, जैसे गुजराती में देखिए शिरोरेखा नहीं लगता, पर यहाँ पे लगता है। तो देवनागरी के बारे में कि ये जटिल भी है, लिखना भी इसको काफ़ी कठिन है, और जब इसका टंकण करते हैं तो टाइपिंग वो कठिन है। और शिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक है, इसके कारण समय की बर्बादी होती है। देवनागरी में वर्णों का संयुक्त करने का कोई निश्चित नियम नहीं होता है। व्यवहारिक स्तर पर देवनागरी लिपि के अनेक अक्षर अनावश्यक ही बताए गए, इन्हें हटाकर अक्षरों की संख्या को कम करने का सुझाव दिया गया है। देवनागरी लिपि में सुधार के प्रयास। देवनागरी लिपि में हिंदी लेखन और मुद्रण की दृष्टि से जो दोष है उनको और उनकी और सबसे पहले ध्यान लेखक संपादक बाल गंगाधर तिलक को गया है। मतलब देवनागरी में कि ये दोष है, इसको हम सुधार सकते हैं। तो सुधार करने की दृष्टि से जो सबसे पहले ध्यान वो बाल गंगाधर तिलक का गया। 1904 में इन्होंने, इनका पत्र था केसरी के लिए इन्होंने कुछ टाइपों को मिलाकर और हेर फेर से कमी के प्रयोग को जो है आरंभ किया, और 1926 ईस्वी तक टाइपों की छटाई करते करते 190 टाइपों का एक फॉन्ट बनाया, जिसे तिलक फॉन्ट कहते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने सुझाव दिया कि ई और या इनकी यहाँ के स्थान पर इनकी यानी ई और यहाँ के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाए। अनुस्वार। काशी के श्रीनिवास ने ये सुझाव दिया कि जो महाप्राण वर्ग है, यानी यहाँ पे जब प्रयोग करते हैं तो जो महाप्राण वर्ग आता है, महाप्राण वर्गों के स्थान पे